Hello everyone. Now, in previous class, we have discussed some of the laws. That was the Coulomb's law, Kirchhoff's law, Gauss law. Okay. So now we are going to discuss some of the law which is remaining in the first lecture. So now, in today's class, we will discuss some of the laws. That is the Biot-Savart law, then Ampere-Circuital law, then Curie's law, देन स्नेल्स लॉ, अगर टाइम रहा तो मैलस लॉ भी करेंगे. ठीक है. नाउ स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बायोट-सवार्ट लॉ क्या होता है. बायोट-सवार्ट लॉ, मान लीजिए आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है. ठीक है. और कुछ डिस्टेंस पे, पार्टिकुलर कुछ डिस्टेंस, मान लीजिए पी पॉइंट पे डिस्टेंस आर, अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, इसकी जानकारी हमें मिलता है बायोट-सवार्ट लॉ से. ठीक है. तो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री करंट लेंथ डीएल, जो हमारा एक हम एलिमेंट्री को कंसीडर करते हैं उस पर्टिकुलर वायर से. अगर उसका लेंथ, स्मॉल लेंथ, एलिमेंट्री लेंथ बोलते हैं, डीएल है. ठीक है. और हमें पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पोजीशन वेक्टर इसका आर है. ठीक है. तो करंट कैरिंग वायर है, उसमें करंट हमारा पास कर रहा है, दैट इज स्मॉल आई. तो इसमें जो कंडीशन बनता है, दैट इज द अकॉर्डिंग टू बायोट-सवार्ट लॉ, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय एलिमेंटरी करंट लेंथ डीएल इज. इसमें ध्यान ये देना है कि जैसे डीबी से हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, डीबी, स्मॉल डी कैपिटल बी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सबसे पहले करंट आई. सेकेंड पॉइंट में डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल. थर्ड पॉइंट डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. अब साइन थीटा यहाँ कहाँ से आया, क्योंकि हमारा जो पी जो है करंट कैरिंग वायर से जो पी हम कुछ डिस्टेंस पे निकालने हैं, दैट इज सम ऑफ द एंगल, दैट इज द थीटा. तो डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा. नेक्स्ट डीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². नाउ while we combining these all, जब हम इस सबको कंबाइन करते हैं, then we obtain dv is directly proportional to idl sin theta over r². ठीक है. और dv is equals to, यहाँ पे कांस्टेंट किया जाएगा, अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो k आ जाएगा. सो dv is equals to k ideal sin theta by r² होता है. ठीक है. और अगर आप इसको k को, अगर हम k को निकाल के यूनिट टर्म लिखेंगे तो हो जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर बाई एम्पियर मीटर. मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, हमें बचेगा टेस्ला मीटर बाई एम्पियर, वेयर k इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम इन विच करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड एंड सिस्टम ऑफ लिमिट इज टेकन. के क्या है यहाँ, के है हमारा फॉर वैक्यूम के लिए ऐसा सिस्टम में के का वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 होता है, जिसको कि हम 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर लिखते हैं, वेयर म्यू नॉट इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम. तो आज अभी हमने इस टॉपिक को कवर किया, बायोट-सवार्ट लॉ को. सेकेंड टॉपिक वी विल डिस्कस, दैट इज द एम्पियर-सर्किटल लॉ. तो एम्पियर-सर्किटल लॉ क्या होता है, इसका अगर आप फॉर्मूला ध्यान रखना है तो ये देखिए, क्लोज सरफेस ऑफ बी, कैपिटल बी डॉट बी वेक्टर डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई नेट. एम्पियर-सर्किटल लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड around any closed circuit is equal to mu times net current passing through the closed circuit. मान लीजिए हमारा क्लोज सर्किट है एक, उसके बीच से हमारा करंट पास करता है. ठीक है. तो हमें मैथमेटिकली फॉर्मूला हमने देख लिया कि क्लोज सरफेस ऑफ बी डॉट डीएल दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू आई नेट, नेट करंट. ये फर्स्ट कंडीशन हो गया एम्पियर-सर्किटल लॉ. अगर हमारे पास ये जो हमारा हम देखे हैं कि हमारा जो ये क्या है, ये हमारा क्लोज सरफेस जो है हमारा, उसके थ्रू से हमारा पास कर रहा था करंट. अगर बहुत सारा करंट पास कर रहा है, मान लीजिए कुछ करंट ऊपर की तरफ पास कर रहा है, कुछ करंट नीचे की तरफ पास कर रहा है, तो क्या करेंगे,
सिमिलरली हमारा क्लोज सरफेस ऑफ बी डॉट डी एल रहेगा लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा म्यू नॉट इनटू, जहां पे हम आई नेट लिखे थे आई नेट के जगह पे हम लिख देंगे इनकमिंग करंट को पॉजिटिव लेंगे तो आउटगोइंग करंट को नेगेटिव में प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा दैट इज द क्यूरीज लॉ। क्यूरीज लॉ क्या कहते हैं, फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इट मीन्स एक्स से अगर आप मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी को आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T। टी क्या है यहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एक्स का है क्या है यहाँ पे मैग्नेटिक सस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। या इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू C/T, कैपिटल C अपॉन कैपिटल T, ठीक है। इसका अगर आप ग्राफ बनाते हैं x और t का, x एंड t, सो सिंपल सा आ जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। और यहाँ पे C टर्म क्या था, कांस्टेंट ऑफ क्यूरीज कांस्टेंट और क्यूरीज कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्नेल्स लॉ का। स्नेल्स लॉ जिसको हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो ये क्या कहता है, द साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट, ठीक है। इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अगर मान लीजिए हमारा कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट से होके μ2 क्रॉस कर रहा है, इन कर रहा है, आ रहा है हमें, और μ1 जा रहा है, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर एंगल, हम जिसको एंगल ऑफ इंसिडेंस I बोलते हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R बोलते हैं। तो इसी को हम डिफिनेशन के टर्म में लिखे हैं, और इसको अगर फॉर्मूला का टर्म बोलते हैं दैट इज साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल्स टू μ2 अपॉन μ1। साइन I क्या है यहाँ पे, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन R क्या है, साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, μ2 क्या है, μ2 हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम, μ1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। तो हमने इस तरह से देखा स्नेल्स लॉ को। लास्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं मेलस लॉ। मेलस लॉ क्या कहता है, व्हेन पोलराइज्ड लाइट passes through on analyzer then according to Malus law होता है I is directly proportional to cos square theta। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो हमारा I is equals to I नॉट cos square theta हो जाता है। इसमें पोलराइज्ड लाइट जो है किसी पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन से जब पास करता है तो वहां पे प्लेन ऑफ वाइब्रेशन अकर करता है। आफ्टर दैट हमें ये फॉर्मूला मिलता है। तो आज हमने ये 3-4 लॉ को देखा, टोटल हमने 8-10 लॉ हमने 12 का जो है कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।